मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 47 से लेकर भाग 50 तक का वाचन। तो वाचन के पहले क्रम में लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 47 का वाचन। 4 दिन बाद हरान बाबू एक चिट्ठी हाथ में लिए वरदा सुंदरी के पास आ पहुंचे। परेश बाबू से कोई आशा करना आजकल उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। हरान बाबू वरदा सुंदरी के हाथ में चिट्ठी देकर बोले, मैंने शुरू से ही आप लोगों को सावधान कर देने की बड़ी कोशिश की थी और इसके लिए आपकी नाराजगी भी झेली थी। अब आप इस चिट्ठी से ही समझ सकेंगी कि भीतर ही भीतर मामला कहां तक बढ़ गया है। शैलबाला के नाम ललिता ने जो चिट्ठी लिखी थी वहीं वरदा सुंदरी ने पढ़ डाली। पढ़कर बोली, मैं कैसे जान सकती थी, आप ही बताइए। जो कभी सोचा भी न था वही हो रहा है। लेकिन मुझे इसके लिए दोष मत दीजिएगा, यह मैं कहे देती हूं। आप सबने ही मिलकर सुचरिता की प्रशंसा कर करके उसका सिर फिरा दिया कि ब्रह्म समाज में ऐसी दूसरी लड़की है ही नहीं। अब अपनी उस आदर्श ब्रह्म लड़की की कीर्ति संभालिए न। विनय और गौर को तो यही इस घर में लाई। विनय को तो फिर भी मैंने बहुत कुछ हम लोगों के पथ की ओर खींच लिया था। फिर न जाने कहां से उन्होंने उसकी एक मौसी को लाकर हमारे ही घर में ठाकुर पूजा शुरू करा दी। विनय को भी ऐसा भरमा दिया कि अब तो वह मुझे देखते ही भाग खड़ा होता है। अब यह सब जो हो रहा है आपकी वही सुचरिता ही इसकी जड़ में है। वह कैसी लड़की है यह तो शुरू से ही मैं जानती थी, लेकिन मैंने कभी कोई बात न कही। बराबर उसे ऐसे ही पालती पोसती रही कि कोई यह न समझ सके कि यह मेरी अपनी लड़की नहीं है। आज उसका यह फल मिला। अब मुझे यह चिट्ठी दिखाकर क्या होगा। अब आप लोग ही जो ठीक समझिए करिए। एक समय हारान बाबू ने वरदा सुंदरी को समझने में भूल की थी। आज यह बात स्पष्ट स्वीकार करते हुए बड़ी उदारता के साथ उन्होंने इस पर खेद प्रकट किया। अंत में परेश बाबू को बुलाया गया। लो देख लो। यह कहते हुए वरदा सुंदरी ने चिट्ठी उनके सामने मेज पर पटक दी। परेश बाबू ने 2-3 बार चिट्ठी पढ़कर कहा, तो क्या हुआ। उत्तेजित होकर वरदा सुंदरी ने कहा, क्या हुआ, इससे अधिक और क्या चाहते हो जो हो जाए, और बाकी रह ही क्या गया है। मूर्ति पूजा, जाति पाति, छुआछूत सभी तो हो गया। अब बस अपनी लड़की को हिंदू के घर में ब्याह देना ही बाकी रह गया है। इसके बाद प्रायश्चित करके तुम भी हिंदू समाज में जा बैठना। लेकिन मैं कहे देती हूं। थोड़ा हंसकर परेश बाबू ने कहा, तुम्हें कुछ भी कहना नहीं होगा। कम से कम अभी तो कह देने का समय नहीं है। प्रश्न यह है कि तुम लोगों ने कैसे तय कर लिया कि हिंदू के घर ललिता का विवाह तय हो गया है। इस चिट्ठी में तो ऐसी कोई बात नहीं दिखती। वरदा सुंदरी ने कहा, क्या होने से तुम्हें कुछ दिखता है यह तो मैं आज तक समझ न पाई। समय रहते देख पाते तो आज यह झंझट उठ खड़ा न हुआ होता। चिट्ठी में कोई इससे स्पष्ट और क्या लिख सकता है भला। हरान बाबू ने कहा, मैं समझता हूं ललिता को यह चिट्ठी दिखाकर पूछना चाहिए कि उसकी इच्छा क्या है। आप लोग अनुमति दें तो मैं ही उससे पूछ सकता हूं। इसी समय आधी की तरह कमरे में आकर ललिता ने कहा, बाबा यह देखो, आजकल ब्रह्म समाज में ऐसी गुमनाम चिट्ठियां आती हैं। परेश बाबू ने चिट्ठी पढ़ी। विनय के साथ ललिता का विवाह गुप्त रूप से तय हो चुका है। यह मानकर चिट्ठी लिखने वाले ने अनेकों फटकार और उपदेशों से चिट्ठी भर दी थी। साथ ही इसकी भी चर्चा की थी कि विनय की नीयत अच्छी नहीं है और 2 दिन बाद ही वह अपनी ब्रह्म पत्नी को छोड़कर फिर हिंदू घर में विवाह कर लेगा। परेश बाबू के पढ़ चुकने पर चिट्ठी हरान ने लेकर पढ़ी। बोले, ललिता यह चिट्ठी पढ़कर तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है।
लेकिन ऐसी चिट्ठी लिखने का कारण क्या है? यह तुमने कभी सोचा? तुम ही अपने हाथ से यह चिट्ठी कैसे लिख सकी? बताओ तो। क्षण भर स्तब्ध रहकर ललिता बोली, तो सैल के साथ इस बारे में आप ही की चिट्ठी पत्री हो रही है? सीधे जवाब न देकर हरान बाबू ने कहा, ब्रह्म समाज के प्रति अपना कर्तव्य सोचकर तुम्हारी यह चिट्ठी सैल ने विवश होकर ही मुझे भेजी है। ललिता ने सीधी खड़ी होकर कहा, अब ब्रह्म समाज क्या कहना चाहता है, कहिए। हरान बोले, विनय बाबू और तुम्हारे बारे में समाज में जो यह चर्चा हो रही है उस पर मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से मैं उसका स्पष्ट प्रतिवाद सुनना चाहता हूं। ललिता की आंखें सुलगने लगी। कांपते हाथों से कुर्सी की पीठ पकड़कर उसने कहा, क्यों, बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते? ललिता के पीठ पर हाथ फेरते हुए परेश बाबू बोले, ललिता, अभी तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। यह बात मेरे साथ फिर होगी, अभी रहने दो। हारान ने कहा, परेश बाबू, आप बात को दबाने की कोशिश न करें। ललिता ने फिर भड़क कर कहा, बाबा दबाने की कोशिश करेंगे? आप लोगों की तरह बाबा सच्चाई से नहीं डरते। सत्य को वह ब्रह्म समाज से भी बड़ा मानते हैं। मैं आपसे स्पष्ट कहती हूं, विनय बाबू से विवाह को मैं जरा भी असंभव या अनुचित नहीं मानती। हरान बोल उठे, लेकिन यह क्या तय हो गया है कि वह ब्रह्म धर्म की दीक्षा ले लेंगे? ललिता ने कहा, कुछ भी तय नहीं हुआ है और उन्हें दीक्षा लेनी ही होगी, ऐसा भी क्या जरूरी है? अब तक वरदा सुंदरी कुछ न बोली थी। वह मन ही मन चाह रही थी कि आज हरान बाबू की जीत हो और परेश बाबू को अपना दोष स्वीकार करके लज्जित होना पड़े। अब वह और न रह सकी, कह उठी, ललिता, तू पागल हो गई है क्या? क्या कह रही है? ललिता ने कहा, नहीं मां, यह पागल की बात नहीं है। जो कह रही हूं सोच समझ कर कह रही हूं। चारों ओर से ये मुझे ऐसे बांधना चाहेंगे तो मैं न सह सकूंगी। हरान बाबू की इस समाज से मुक्ति पा लूंगी। हरान ने कहा, उच्छृंखलता को ही तुम मुक्ति कहती हो? ललिता ने कहा, नहीं, नीचता के आक्रमण से, झूठ की गुलामी से मुक्ति को ही मैं मुक्ति कहती हूं। जहां मैं कोई अन्याय, कोई अधर्म नहीं देखती, वहां ब्रह्म समाज मुझे क्यों छेड़े, क्यों रोके? स्पर्धा दिखाते हुए हरान ने कहा, देख लीजिए परेश बाबू, मैं जानता था कि अंत में ऐसा ही कुछ कांड होगा। मैं तो जहां तक हो सका आपको सावधान करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नतीजा कुछ न हुआ। ललिता ने कहा, देखिए पानू बाबू, आपको भी एक जगह सावधान करने की जरूरत है। जो आपसे हर बात में कहीं बड़े हैं, उनको सावधान करने चलने का घमंड आप न करें। इतना कहकर ललिता कमरे से चली गई। वरदा सुंदरी ने कहा, यह सब क्या हुआ जा रहा है? अब क्या करना होगा, जरा बैठकर सोचो। परेश बाबू ने कहा, जो कर्तव्य वही करना होगा, और क्या। लेकिन ऐसे जल्दबाजी में सोचने से कर्तव्य स्थिर नहीं होता। मुझे क्षमा करो, इस बारे में अभी कुछ मत कहो। मैं जरा अकेला रहना चाहता हूं। यह था उपन्यास गोरा के भाग 47 का वाचन। अब सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 48 का वाचन। सुचरिता बैठकर यही सोच रही थी कि ललिता ने यह क्या परेशानी खड़ी कर दी। थोड़ी देर चुप रहकर ललिता के गले में बांह डालकर बोली, लेकिन भाई, मुझे तो भय लगता है। ललिता ने पूछा, किसका भय? सुचरिता बोली, ब्रह्म समाज में चारों ओर हलचल मच गई है, लेकिन अंत में विनय बाबू अगर राजी न हुए तो? सिर झुकाकर ललिता ने दृढ़ता से कहा, वे जरूर राजी होंगे। सुचरिता ने कहा, तू तो जानती है, मां को पानू बाबू यही भरोसा दे गए हैं कि विनय अपना समाज छोड़कर विवाह करने को कभी राजी न होगा। ललिता, क्यों तूने यह सब बातें सोचे बिना पानू बाबू से ऐसी बात कह डाली? ललिता ने कहा, मैंने जो कहा उसके लिए अब भी मुझे कोई पछतावा नहीं है। पानू बाबू समझे थे, वह और उनका समाज मुझे शिकार के जानवर की तरह घेरे में डालकर बिल्कुल अतल समुद्र के किनारे तक ले आए हैं। वहां मुझे पकड़ ही लिया जाएगा, किंतु वह
यह नहीं जानते कि मैं इस समुद्र में कूद पड़ने से नहीं घबराती, बल्कि उनके शिकारी कुत्तों से घिरकर उनके पिंजरे में घुसने से ही घबराती हूं। सुचरिता ने कहा, क्यों न एक बार बाबा से सलाह करके देख लिया जाए। ललिता ने कहा, शिकारियों का साथ बाबा कभी नहीं देंगे, यह मैं निश्चय से कह सकती हूं। उन्होंने तो कभी हमें बात कर रखना नहीं चाहा। जब कभी उनकी राय से हमारी राय कुछ भिन्न हुई है, तब क्या वह हम पर जरा भी नाराज हुए हैं? ब्रह्म समाज के नाम की दुहाई देकर उन्होंने कभी हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की है? इस पर मां कितनी बार बिगड़ी हैं, लेकिन बाबा को यही एक भय रहा है कि कहीं हम लोग खुद सोचने का साहस न खो दें। जब उन्होंने इस तरह सीख देकर हमें बड़ा किया है, तब क्या अंत में पानू बाबू जैसे समाज के जेल दरोगा के हाथ वह हमें सौंप देंगे? सुचरिता ने कहा, चलो मान लो कि बाबा कोई बाधा नहीं देते, फिर तू क्या करेगी बता? ललिता ने कहा, अगर तुम लोग कोई कुछ नहीं करोगे तो फिर मैं ही। घबराकर सुचरिता ने कहा, नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं करना होगा भाई, मैं कुछ उपाय करती हूं। सुचरिता परेश बाबू के पास जाने की तैयारी कर ही रही थी कि परेश बाबू खुद ही उसके पास यहां आ गए। हर रोज शाम के समय परेश बाबू अपने घर की बगिया में अकेले सिर झुकाए मन ही मन सोचते हुए टहला करते थे। सांझ के पवित्र अंधकार से धीरे धीरे मन को माज कर कामकाज के दिन के दाग मानो धो डालते हैं और अंत में निर्मल शांति का संचय करके रात के विश्राम के लिए तैयार हो जाते हैं। आज जब परेश बाबू अपने शाम के एकांत ध्यान की शांति छोड़कर चिंतित मुख लेकर सुचरिता के पास आ खड़े हुए, तब सुचरिता के स्नेहपूर्ण मन को वैसी ही ठेस लगी जैसे उस शिशु को देखकर लगती है जो हमेशा की तरह खेल कूद में जुटे रहने की बजाय चोट खाकर चुपचाप पड़ा हुआ हो। मृदु स्वर में परेश बाबू ने कहा, राधे, सब सुन लिया है ना? सुचरिता ने कहा, हाँ बाबा, सब सुना है, किंतु तुम इतना सोचते क्यों हो? परेश बाबू बोले, और तो मैं कुछ नहीं सोचता। मेरी सारी सोच यही है कि ललिता ने जो तूफान खड़ा कर दिया है, उसकी पूरी चोट वह सह सकेगी कि नहीं। उत्तेजना के शिकंजे में फंसकर कई बार हम लोगों के मन में अंधी स्पर्धा जाग उठती है, लेकिन जब उसका फल मिलना आरंभ होता है, तब सहसा किसी किसी में उसका भार सहने की शक्ति चली जाती है। क्या ललिता ने सब भला बुरा अच्छी तरह सोचकर निश्चय कर लिया है कि उसके लिए क्या श्रेष्ठ है? सुचरिता ने कहा, समाज की ओर से कोई उत्पीड़न ललिता को कभी नहीं हरा सकेगा, यह मैं दावे से कह सकती हूं। परेश बाबू ने कहा, मैं यह बात पूरी तरह स्पष्ट जान लेना चाहता हूं कि ललिता केवल गुस्से में आकर विद्रोह या जिद तो नहीं कर रही है। सिर झुकाकर सुचरिता ने कहा, नहीं बाबा, ऐसी बात होती तो मैं उसकी बात पर जरा भी ध्यान न देती। उसके मन में बहुत गहरे में जो बात थी, वही अचानक चोट खाकर बाहर आ गई है। अब किसी तरह इसे दबा देने का प्रयत्न करने से ललिता जैसी लड़की के लिए अच्छा न होगा। बाबा, विनय बाबू आदमी तो बहुत अच्छे हैं। परेश बाबू ने कहा, अच्छा, किंतु विनय क्या ब्रह्म समाज में आने को राजी होगा? सुचरिता ने कहा, यह तो ठीक ठीक नहीं बता सकती। अच्छा बाबा, एक बार गौर बाबू की मां से मिल आऊं? परेश बाबू ने कहा, मैं भी सोच रहा था, तुम हो आओ तो अच्छा हो। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 48 का वाचन। अब सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 49 का वाचन। आनंदमयी के घर से एक बार रोज सवेरे विनय अपने घर का चक्कर लगा आता था। आज सवेरे आने पर उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर किसी का नाम न था। ललिता से विवाह करके विनय किसी तरह सुखी नहीं हो सकेगा और ललिता का भी उससे अहित होगा, यह बताकर चिट्ठी में लंबा उपदेश दिया गया था और अंत में यह भी लिखा था कि सबके बाद भी विनय ललिता से विवाह का इरादा न छोड़े तो एक बात और भी सोचकर देख ले कि ललिता के फेफड़े कमजोर हैं और डॉक्टरों ने अक्षमा की आशंका बताई है। चिट्ठी पाकर विनय हक्का बक्का हो गया। कोई ऐसी बातें झूठ मूठी गढ़ सकता है, विनय ने यह कभी नहीं सोचा था।
समाज की बाधा के कारण ललिता के साथ विनय का विवाह किसी तरह संभव नहीं है। यह तो मानी हुई बात थी। इसीलिए तो ललिता के प्रति अपने हृदय के अनुराग को विनय अब तक अपराध ही मानता आया था। लेकिन जब उसे ऐसी चिट्ठी मिली है तो निश्चय ही समाज में इस बारे में विस्तार से चर्चा होती रही है। इससे समाज के लोगों के बीच ललिता कितनी अपमानित हुई है, यह सोचकर उसका मन अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। उसके नाम के साथ खुल्लम खुल्ला ललिता का नाम समाज के लोगों के मुंह पर आता रहा है। इससे वह बहुत ही लज्जित और संकुचित होने लगा। उसे बार बार यही एहसास होने लगा कि ललिता उसके साथ परिचय को अभिशाप मानकर धिक्कार रही होगी और वह अब कभी भी उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी पसंद न करेगी। हाँ, ये मानव हृदय इस तीव्र ग्लानि के बीच भी विनय के मन के भीतर एक निविड़ गंभीर सूक्ष्म और तीव्र आनंद हिलोरे ले रहा था, जिसे वह संभाल नहीं पाता था, जो सारी लज्जा और अपमान को अस्वीकार कर देता था। इसी आनंद को किसी प्रकार दबा देने के लिए वह अपने घर के बरामदे में तेजी से टहलने लगा। लेकिन सवेरे के प्रकाश से झरता हुआ एक मंदिर भाव उसके मन पर छा गया। जो फेरी वाले राह पर हाँक लगाते हुए चले जा रहे थे, उनकी हाँक के स्वर भी जैसे उसके हृदय में एक गहरी चंचलता जगाने लगे। बाहर के लोगों की निंदा ही मानो एक रेले की तरह ललिता को बहाकर उसके हृदय के किनारे पर छोड़ गई। समाज से बहकर आई हुई ललिता की इस मूर्ति को वह और दूर न हटा सका। उसका मन केवल यही पुकारने लगा कि ललिता मेरी है, सिर्फ मेरी है। पहले कभी उसके मन में इतने जोर से यह बात कहने का साहस न किया था। आज जब बाहर की ऐसी ध्वनि इस तरह अचानक उठी, तब विनय किसी तरह अपने मन को और चुप चुप कहकर दबाए न रह सका। जब इस प्रकार से चंचल होकर विनय अपने बरामदे में चक्कर काट रहा था, तब सहसा उसने देखा सड़क पर हारान बाबू चले आ रहे हैं। वह फौरन समझ गया कि वह उसी के पास आ रहे हैं। यह भी उसने निश्चित जान लिया कि उस गुमनाम चिट्ठी के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। विनय ने रोज की तरह अपनी स्वभाव सिद्धि प्रगल्भता नहीं दिखाई। हरान बाबू को कुर्सी पर बिठाकर चुपचाप उनकी बात की प्रतीक्षा करता रहा। अंत में हरान बाबू बोले, विनय बाबू, आप तो हिंदू हैं ना? विनय ने कहा, हाँ, वह तो हूं ही। हरान बाबू ने कहा, मेरे इस सवाल का बुरा न मानिए। कई बार हम लोग चारों तरफ की स्थिति सोचे विचारे बिना अंधे होकर चलने लगते हैं। इससे संसार में दुख फैलता है। ऐसी हालत में अगर कोई ये सवाल उठाए कि हम क्या हैं, हमारी सीमा कहाँ है, हमारे आचरण का फल कहाँ कहाँ तक पहुंचता है, तब ये सवाल बुरे लगने पर उस आदमी को मित्र ही समझना चाहिए। हंसने की कोशिश करते हुए विनय ने कहा, आप व्यर्थ इतनी भूमिका बांध रहे हैं। कोई अप्रिय सवाल सामने आने पर मैं अपना आपा खो बैठूं, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। आप बेखटके मुझसे चाहे जो सवाल पूछ सकते हैं। हरान बाबू ने कहा, मैं आप पर जानबूझकर कोई अपराध नहीं लगाना चाहता, लेकिन बिना सोचे समझे गलती करने का परिणाम भी भयंकर हो सकता है। शायद यह तो आपको समझाने की जरूरत न होगी। मन ही मन विनय ने विरक्त होते हुए कहा, जरूरत नहीं है तो छोड़िए, असल बात कहिए। हरान बाबू ने कहा, आप जब हिंदू समाज में हैं और उसे छोड़ना भी आपके लिए संभव नहीं है, तब परेश बाबू के परिवार में आपका इस ढंग से आना जाना क्या ठीक है, जिससे उनके समाज में उनकी लड़कियों के बारे में कोई गलत चर्चा उठ सकती हो? विनय ने गंभीर होकर कुछ देर चुप रह कर कहा, देखिए पानू बाबू, किस बात से समाज के लोग कौन सी बात गढ़ लेते हैं, यह बहुत कुछ उनके अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। अगर परेश बाबू की लड़कियों के बारे में आप लोगों के समाज में किसी प्रकार की गलत चर्चा खड़ी हो सकती है, तो इसमें लज्जा की बात उनके लिए उतनी नहीं है जितनी आपके समाज के लिए। हरान बाबू ने कहा, किसी कुमारी को अपने घर वालों का साथ छोड़कर किसी गैर आदमी के साथ अकेले स्टीमर में सैर करने दी जाए तो इसकी चर्चा करने का अधिकार कौन से समाज को होगा?
यही बात मैं पूछता हूं। विनय ने कहा, बाहर की घटना को भीतर के अपराध के साथ आप लोग भी अगर एक ही आसन पर बिठाने लगे, तब फिर हिंदू समाज छोड़कर आपको ब्रह्म समाज में आने की क्या जरूरत थी। खैर, पानू बाबू, करने की कोई जरूरत मैं नहीं देखता। मेरा क्या कर्तव्य है यह मैं सोच विचार के बाद में तय करूंगा। इस बारे में आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हरान बाबू ने कहा, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे अंत में इतना ही कहना है कि आपको अब दूर ही रहना होगा, नहीं तो यह आपका बड़ा अन्याय होगा। परेश बाबू के परिवार में प्रवेश करके आप लोगों ने केवल अशांति की ही सृष्टि की है। उनका कितना अनिष्ट आप लोगों ने किया है यह आप नहीं जानते। हरान बाबू के चले जाने पर एक व्यथा कांटे सी विनय के मन में चुभने लगी। सरल हृदय, उदारचित परेश बाबू कितने सम्मान के साथ उन दोनों को अपने घर और परिवार के बीच बुला ले गए थे। विनय ने चाहे बिना जाने समझे इस ब्रह्म परिवार में अपने अधिकार की सीमा का पग पग पर उल्लंघन किया था, फिर भी उनके स्नेह से वह कभी वंचित न हुआ। इस परिवार के बीच विनय की प्रकृति ने एक ऐसा गहरा सहारा पाया था जैसा उसे और कहीं नहीं मिला। इन सबसे परिचय होने के बाद मानो विनय अपनी एक अलग और विशेष सत्ता को पहचान सका है। जिस परिवार में उसे इतना मान, इतना आनंद, ऐसा आश्रय मिला, उसी परिवार के लिए विनय की स्मृति ऐसी हो जाएगी कि हमेशा कांटे सी चुभती रहे। परेश बाबू की लड़कियों पर अपने अपमान की कालिक पोत दी। ललिता के पूरे आगत जीवन पर उसने कलंक का इतना बड़ा टीका लगा दिया। इसका क्या प्रतिकार हो सकता है? हाय, समाज नाम की चीज ने सच्चाई के मार्ग में कितनी बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। ललिता के साथ विनय के मिलन में यथार्थ बाधा कोई नहीं है। जो देवता दोनों के हृदय में बसे हैं वही जानते हैं कि विनय ललिता के सुख और मंगल के लिए अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर देने को तैयार है। वही देवता तो प्रेम के आकर्षण में बांधकर विनय को ललिता के इतने निकट ले आए हैं। उनकी शाश्वत धर्म विधि में तो कहीं बाधा नहीं है। तब ब्रह्म समाज में जिस देवता की पूजा पानू बाबू जैसे लोग करते हैं, वे क्या कोई दूसरे हैं? वे क्या मनुष्य के मन के अंतर हृदय के देवता नहीं हैं? ललिता के साथ उनके मिलन के मार्ग में कोई निषेध अपना विकराल मुंह बाएं खड़ा हो और यह केवल समाज को ही मानकर मानव मात्र को प्रभु का आदेश न माने, तो वही निषेध क्या पाप न होगा? लेकिन क्या पता ललिता के लिए भी यह निषेध ही बलवान हो। फिर शायद ललिता विनय को कितने संशय हैं, इसका हल कहाँ मिलेगा? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 49 का वाचन। अब सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 50 का वाचन। विनय के घर जिस समय हरान बाबू आए हुए थे, उसी समय अविनाश आनंदमयी को यह सूचना दे रहा था कि विनय के साथ ललिता का विवाह तय हो गया है। आनंदमयी ने कहा, यह कभी सच नहीं हो सकता। अविनाश बोला, क्यों सच नहीं हो सकता? क्या यह विनय के लिए असंभव है? आनंदमयी ने कहा, वह मैं नहीं जानती, लेकिन इतनी बड़ी बात विनय मुझसे छिपाकर कभी न रखता। बार बार अविनाश ने दोहराया था कि उसने यह खबर ब्रह्म समाज के लोगों से ही सुनी है और इस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। विनय के अंत में ऐसी ही सोचनी गति होगी, यह अविनाश बहुत पहले से जानता था। यहां तक कि उसने गोरा को भी इस बारे में सचेत कर दिया था। आनंदमयी को यह सब बताकर बड़े आनंद से भरकर वह निचली मंजिल में महिम को भी यह संवाद सुना गया। आज विनय के आने पर आनंदमयी उसका चेहरा देखकर ही समझ गई कि उसके मन में कोई भारी क्षोभ पैदा हुआ है। भोजन करा के उन्होंने उसे अपने कमरे में ले जाकर बैठाया और तब उससे पूछा, विनय, तुझे क्या हुआ है, बता तो। विनय ने कहा, माँ, यह मेरी चिट्ठी पढ़ के देखो। आनंदमयी की चिट्ठी पढ़ चुकने पर विनय ने कहा, आज सवेरे पानू बाबू मेरे यहाँ आए थे, मुझे बहुत डांट फटकार कर चले गए। आनंदमयी ने पूछा, क्यों? विनय ने कहा, उन्होंने कहा मेरे आचरण के कारण उनके समाज में परेश बाबू की लड़कियों की निंदा हो रही है। आनंदमयी ने कहा,
लोग जो कहते हैं कि ललिता के साथ तेरा विवाह पक्का हो गया है, इसमें मुझे तो निंदा की कोई बात नहीं दिखती। विनय ने कहा, विवाह होने का कोई मार्ग होता तो निंदा की बात न उठती, लेकिन जहां उसकी कोई संभावना नहीं है वहां ऐसी अफवाह फैलाना कितना बड़ा अन्याय है। खासकर ललिता के बारे में ऐसी बात उड़ा देना तो निरी कायरता है। आनंदमयी ने कहा, तुम्हें जरा भी पौरुष हो बिनो तो तुम इस कायरता के चंगुल से ललिता को सहज ही बचा सकते हो। विस्मित होकर विनय ने कहा, कैसे मां? आनंदमयी ने कहा, कैसे क्या? ललिता से विवाह करके, और कैसे? विनय ने कहा, तुम क्या चाहती हो मां? अपने विनय को तुम न जाने क्या समझती हो। तुम सोचती हो कि विनय के एक बार मैं ब्याह करूंगा कहने से ही दुनिया में और किसी को कुछ कहने लायक नहीं रहेगा। जैसे सब मेरे इशारे की प्रतीक्षा में मेरा मुंह ताकते बैठे हैं। आनंदमयी ने कहा, तेरे फालतू बातें सोचने की तो कोई जरूरत मुझे नहीं दिखती। अपनी तरफ से तू जितना कर सकता है उतना कर दे। बस तू इतना तो कह सकता है कि मैं विवाह करने को तैयार हूं। विनय ने कहा, मेरा ऐसी असंगत बात कहना क्या ललिता के लिए और भी अपमानजनक न होगा? तू इसे असंगत क्यों कहता है? जब तुम दोनों के विवाह की चर्चा होने ही लगी है तो अवश्य विवाह को संगत मानकर ही तो उठी है। मैं कहती हूं तुझे कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। विनय ने कहा, लेकिन मां, गोरा की बात भी तो सोचनी होगी। दृढ़ स्वर में आनंदमयी ने कहा, न बेटा, इसमें गोरा की बात सोचने की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूं वह नाराज होगा। मैं नहीं चाहती कि वह तुझ पर नाराज हो, लेकिन तू करेगा क्या? ललिता के प्रति अगर तुझमें श्रद्धा है तो तू यह कैसे देख सकता है कि वह समाज में सदा के लिए अपमानित हो जाए? लेकिन यह तो बड़ी कठिन बात थी। जेल की सजा पाए हुए जिस गोरा के प्रति विनय के प्यार की धारा दुगने वेग से बहने लगी थी, उसके लिए वह इतना बड़ा आघात तैयार करके कैसे रख सकेगा? फिर उसके संस्कार बुद्धि के समाज को फलांग कर जाना सरल है, लेकिन कर्म से उसको फलांगने का मौका आने पर छोटी बड़ी कितनी ही अड़चनें दिखती हैं। एक तरफ अज्ञात का भय, दूसरी तरफ जो राजी नहीं है उनका विरोध, दोनों को युक्ति दिए बिना पीछे की ओर धकेलने लगते हैं। विनय ने कहा, मां, तुम्हें जितना ही देखता हूं अजरज बढ़ता जाता है। तुम्हारा मन एकदम कितना साफ हो गया है। तुम्हें क्या जमीन पर चलना नहीं पड़ता? तुम्हें क्या भगवान ने पंख दिए हैं? तुम्हें कहीं कोई रुकावट ही नहीं दिख पड़ती? हंसकर आनंदमयी ने कहा, ईश्वर ने रुकावट के लायक कुछ रखा ही नहीं, सब बिल्कुल साफ कर दिया है। विनय ने कहा, लेकिन मां, मुंह से मैं चाहे जो कहूं मन तो हिचकता है। इतना समझ बूझ पढ़ सुनकर तर्क करके अचानक दिखता है कि मन तो निरा मूर्ख ही रह गया है। इसी समय कमरे में आकर महिम ने एकाएक विनय से ऐसे भद्दे ढंग से ललिता के बारे में प्रश्न किया कि वह तिलमिला उठा, लेकिन किसी तरह अपने को संभाल कर वह सिर झुकाए चुप बैठा रहा। इस पर महिम सभी के बारे में तीखे व्यंग से भरी अपमानजनक बातें कहकर चले गए। जाते जाते बता गए, इस तरह विनय को जाल में फंसाकर उसका सर्वनाश करने के लिए ही परेश बाबू के घर में बड़ी निर्लजता से आयोजन होता रहा था। विनय भोला था, इसीलिए उनके फंदे में फंस गया। गोरा को वे लोग फंसा सकते तब देखते, लेकिन वह तो टेढ़ी खीर है। विनय चारों ओर से लांछित होकर स्तब्ध बैठा रह गया। आनंदमयी ने कहा, जानता है विनय, इस समय तेरा क्या कर्तव्य है? मुंह उठाकर विनय ने उनकी ओर देखा। आनंदमयी बोली, तुझे एक बार परेश बाबू के पास जाना चाहिए। उनसे बात होते ही मामला साफ हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 50 का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 51 का वाचन। आनंदमयी को अचानक आया देखकर सुचरिता ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मैं तो अभी आपकी तरफ जाने के लिए तैयार हो रही थी। हंसकर आनंदमयी ने कहा, तुम तैयार हो रही हो यह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जिस लिए तैयार हो रही थी वह खबर पाकर मुझसे रहा नहीं गया, चली आई। आनंदमयी को खबर मिल गई है।
यह जानकर सुचरिता को और भी आश्चर्य हुआ। आनंदमयी बोली, बेटी, विनय को मैं अपने बेटे सा ही मानती हूं। उसी विनय के नाते जब तुम लोगों को नहीं जानती थी तब भी मन ही मन अनेक आशीर्वाद दिया करती थी। तुम लोगों के साथ कोई अन्याय हो रहा है, मैं यह खबर सुनकर कैसे रह सकती हूँ। मुझसे तुम लोगों का कोई उपकार हो सकेगा कि नहीं यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मन न जाने कैसा हो रहा है, इसीलिए तुम्हारे पास दौड़ी आई। बेटी, विनय की ओर से तो कोई अन्याय नहीं हुआ है। सुचरिता ने कहा, बिल्कुल नहीं। जिस घटना को लेकर सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा है उसके लिए ललिता ही उत्तरदायी है। ललिता अचानक किसी से कुछ कहे बिना स्टीमर पर सवार हो जाएगी, इसकी विनय बाबू ने कल्पना भी न की थी। लोग इस ढंग से बातें बना रहे हैं मानो उन दोनों ने गुपचुप सलाह कर रखी हो। उधर ललिता ऐसी तेजस्वी लड़की है कि वह प्रतिवाद करने या इसकी कोई सफाई देने कभी न जाएगी कि असल में बात क्या हुई थी। आनंदमयी ने कहा, लेकिन इसका कुछ तो उपाय करना होगा। ये सब बातें जब से विनय ने सुनी है उसका मन बड़ा बेचैन हो गया है। वह तो अपने को ही अपराधी माने बैठा है। सुचरिता ने अपना लाल होता हुआ चेहरा कुछ झुकाकर कहा, अच्छा, आप क्या सोचती हैं? विनय बाबू। सकुचाती हुई सुचरिता को उसकी बात पूरी न करने देकर आनंदमयी ने कहा, देखो बेटी, यह तो मैं कह सकती हूं कि विनय को ललिता के लिए जो भी करने के लिए कहोगी वह वही करेगा। विनय को बचपन से ही देखती आ रही हूं। उसने जब एक बार आत्मसमर्पण कर दिया तब कुछ बचाकर नहीं रख सकेगा। इसीलिए बार बार मैं डरती हूं कि कहीं उसका मन उसे ऐसी जगह न ले पहुंचे जहां से उसे कुछ मिलने की उम्मीद न हो। सुचरिता के मन से यह बोझ उतर गया। वह बोली, ललिता की सहमति के लिए आपकी कोई चिंता न करनी होगी। उसका मन मैं जानती हूं, लेकिन विनय बाबू क्या अपना समाज छोड़ देने को राजी होंगे? आनंदमयी ने कहा, हो सकता है कि समाज उसे छोड़ दे, लेकिन वह क्यों खामखा आगे बढ़कर समाज को छोड़ने आएगा? उसकी जरूरत क्या है? सुचरिता ने कहा, यह आप क्या कह रही हैं मां? विनय बाबू हिंदू समाज में रहकर ब्रह्म समाज की लड़की से ब्याह करेंगे? आनंदमयी ने कहा, अगर वह करने को राजी हो तो तुम लोगों को इसमें क्या ऐतराज है? सुचरिता बड़ी उलझन में पड़ गई। बोली, यह कैसे हो सकेगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आनंदमयी ने कहा, मुझे तो यह बिल्कुल सीधी बात जान पड़ती है। बेटी, देखो, मेरे ही घर में जो नियम चलता है उस नियम से मैं नहीं चल सकती। इसीलिए बहुत से लोग मुझे ईसाई कहते हैं। किसी कार्यक्रम के समय जानबूझकर मैं अलग ही रहती हूँ। तुम सुनकर हंसोगी, गोरा मेरे कमरे में पानी नहीं पीता, लेकिन इसीलिए मैं क्यों यह कहने जाऊंगी, यह घर मेरा घर नहीं है, यह समाज मेरा समाज नहीं है। ऐसा मैं कह ही नहीं सकती। गालियां और निंदा सब सिर माथे पर लेकर भी मैं इस घर, इस समाज को अपनाए हुए हूं। इसमें मुझे तो ऐसी कोई अड़चन नजर नहीं आती। कभी ऐसी मुश्किल आ ही गई कि आगे ऐसे न चल सका, तब जो रास्ता ईश्वर दिखाएंगे उसी पर चल पड़ूंगी। लेकिन अंत तक जो मेरा है उसको अपना ही कहूंगी। वहीं अगर मुझे स्वीकार न करें तो वह जाने। सुचरिता के सामने बात अब भी स्पष्ट नहीं हुई। उसने कहा, लेकिन ब्रह्म समाज की जो राय है, अगर विनय बाबू की। आनंदमयी ने कहा, उसकी राय भी तो वैसी ही है। ब्रह्म समाज की राय कोई दुनिया से अलग तो नहीं है। तुम लोगों के पत्रों में जो सब उपदेश छपते हैं उन्हें अक्सर पढ़कर वह मुझे सुनाता है। कहीं कोई अनोखी बात तो मुझे नहीं जान पड़ी। इसी समय सूची दीदी पुकारती हुई ललिता कमरे में आई और वहां आनंदमयी को देखते ही लज्जा से लाल हो गई। सुचरिता का चेहरा देखकर ही वह जान गई कि अब तक उसी की बात हो रही थी। किसी तरह कमरे से भाग जाना संभव होता तो उसकी जान बचती, लेकिन अब भाग सकना संभव न था। आनंदमयी ने कहा, आओ ललिता बेटी, आओ। और ललिता का हाथ पकड़कर उसे उन्होंने अपने बहुत नजदीक खींचकर बिठा लिया, मानो ललिता उनकी कुछ विशेष अपनी हो गई है। आनंदमयी ने अपनी पहली बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सुचरिता से कहा,
देखो बेटी, अच्छे के साथ बुरे का मेल बैठना ही सबसे कठिन काम है, लेकिन दुनिया में फिर भी वह हो ही जाता है, और उसमें भी सुख और दुख के दिन कटते जाते हैं। हर समय उसमें बुरा ही हो ऐसा नहीं है, भला भी होता है। जब यह संभव हो सकता है, तब मन में थोड़ा सा अंतर होने से ही क्यों दो जनों का मेल नहीं हो सकेगा। मेरी तो यह समझ में भी नहीं आता, मनुष्यों का असली मेल क्या मतवाद में है। सुचरिता सिर झुकाए बैठी रही। आनंदमयी ने कहा, तुम्हारा ब्रह्म समाज भी क्या मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिलने देगा? ईश्वर ने अंदर से जिनको एक बनाया है, तुम्हारा समाज बाहर से उन्हें अलग कर रखेगा? जो समाज छोटे भेद नहीं मानता, बड़े मेल में सभी को मिला देता है, ऐसा समाज क्या दुनिया में कहीं नहीं है? मनुष्य ईश्वर के साथ क्या ऐसे झगड़ा ही करता रहेगा? समाज नाम की चीज क्या सिर्फ इसीलिए बनी है? इस बात को लेकर आनंदमयी इतने उत्साह से उनकी विवेचना करने लगी। वह क्या सिर्फ ललिता के साथ विनय के विवाह की कठिनाई दूर करने के लिए ही? इस संबंध में सुचरिता के मन में एक दुविधा को पहचान कर उनका समूचा मन, जो उस दुविधा को दूर कर देने के लिए आतुर हो उठा, उसमें क्या और भी एक उद्देश्य नहीं था? सुचरिता अगर इस तरह संस्कार से बधी रहेगी तो कैसे चलेगा? विनय ब्रह्म समाजी नहीं बना तो यह विवाह न हो सकेगा। अगर यही बात तय पाई जाएगी, तब तो आनंदमयी ने पिछले दिनों में बेहद दुख के समय भी जो आशा की प्रतिमा गढ़कर खड़ी की है, वह धूल में मिल जाएगी। आज ही विनय ने उनसे एक प्रश्न पूछा था, माँ, क्या ब्रह्म समाज में नाम लिखाना होगा? वह भी क्या स्वीकार कर लूंगा? आनंदमयी ने कहा था, नहीं नहीं, उसकी तो कोई जरूरत नहीं लगती। वीना ने पूछा था, वे लोग यदि जोर डालें तो? बहुत देर तक चुप रहकर आनंदमयी ने कहा था, नहीं, इस बात में जोर नहीं चलेगा। आनंदमयी की बातों में सुचरिता ने कोई भाग नहीं लिया, वह चुप ही रही। आनंदमयी समझ गई कि सुचरिता का मन अभी गवाही नहीं दे रहा है। मन ही मन वे सोचने लगी, मेरा मन जो समाज के सारे संस्कार काट सका, वह तो मात्र उसी गोरा के स्नेह के कारण। तब क्या सुचरिता का मन गोरा की ओर आकृष्ट नहीं है? अगर होता तो इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी न हो उठती। आनंदमयी का मन उदास हो गया। गोरा के जेल से छूटने में अब एक दो दिन ही शेष थे। मन ही मन वे सोच रही थी कि उनके लिए एक सुख का मार्ग उपस्थित हो रहा है। जैसे भी हो, इस बार गोरा को बांध ही देना होगा, नहीं तो वह कहाँ किस मुश्किल में पड़ेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन गोरा को बांध सकना हर लड़की के बस का तो नहीं है। इधर गोरा का विवाह हिंदू समाज की किसी लड़की से करना भी तो अन्याय होगा। इसीलिए अब तक कितनी ही लड़कियों के अभिभावकों की दरख्वास्त वे अस्वीकार कर चुकी हैं। गोरा कहता रहा है, मैं विवाह नहीं करूंगा। मां होकर भी उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। लोग इस पर अचरज करते रहे हैं। गोरा के दो एक लक्षण देखकर इस बार वे मन ही मन प्रसन्न हुई थी। इसीलिए सुचरिता की मौन असहमति से उन्हें तकलीफ हुई, लेकिन वे सहज ही पतवार छोड़ देने वाली नहीं है। उन्होंने मन ही मन कहा, अच्छा देखा जाएगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 51 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।